एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पासिंग ऑफ रिस्क सेक्शन 26। सर अपन सब जानते हैं कि रिस्क पासेज, ये तो कर लिया था अपन ने। ये वाला टाइटल इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। कि सर देखो, द रूल इज नेमो डैट क्यूड, नेमो डैट क्यूड नॉन हैबिट, यानी कि नो पर्सन कैन पास अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। जो इसके खुद के पास में नहीं है, पास में है, उससे अच्छा टाइटल ये उसको पास नहीं कर सकता सामने वाले को। जिस भी गुड्स में और जिस भी गुड्स से रिलेटेड टाइटल दे रहा है, जो खुद के पास नहीं है, वो इसको कहाँ से देगा यार। यदि ये खुद चोरी करके लाया है तो ओनरशिप के राइट्स इसको बेच के कहाँ से दे देगा। ठीक है, सो अ पर्सन कैनॉट पास अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। रूल इज नोन एज नेमो डैट्यूड नॉन हैबिट। इसको मैक्सिमम को याद रखना। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो ये लिखने में तुमको आनी चाहिए। नेमो डैट्यूड नॉन हैबिट का अलग से नंबर मिलेगा तुमको। ठीक है, जो ओरिजिनल ओनर है, जो एक्स मिस्टर सेलर जो है, वो बायर को यदि सेल कर रहे हैं तो सेलर खुद ओनर होना चाहिए ना यार, तभी तो ओनरशिप देगा इसको, नहीं तो कैसे देगा। तो ये तो हो गया बेसिक रूल। लेकिन सर, लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्वेश्चन या तो एज इट इज आ जाएगा, नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन, या फिर नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिट एक्सप्लेन एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो तुमको आना चाहिए इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो एक्सेप्शंस क्या है कि सर ये फॉलोइंग 7-8 एक्सेप्शंस हैं, जिनमें भले ही एक खुद पर्सन के पास में, खुद के पास में जो टाइटल नहीं है, उससे बेटर टाइटल वो सामने वाले को दे रहा है। ये एक्सेप्शंस लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड है, यानी कि बायर को अच्छा टाइटल मिलेगा। क्या? नंबर 1, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। नाउ चैप्टर नंबर 1 में अपन ने पढ़ा था कि मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है। चैप्टर नंबर 1 में अपन ने पढ़ा था कि मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है। मर्केंटाइल एजेंट वो होता है जो इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो माल खरीद सकता है, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे माल बेच सकता है, प्राइस पता कर सकता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे एग्रीमेंट बना सकता है इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस उसे, या फिर गुड्स को कंसाइन कर सकता है कहीं पर भेजने के लिए। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये सब वो कर सकता है। अब सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट में दो एस्पेक्ट से ध्यान रखना। क्या सर? कि सर मर्केंटाइल एजेंट के पास में जो गुड्स है, वो प्रिंसिपल ने दिए अपने के एजेंट बनाने के लिए, एजेंट बना के प्रिंसिपल ने गुड्स दिए। ठीक है, तो या तो वो गुड्स या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, यानी कि उन गुड्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, दोनों में से किसी के भी पोजेशन में है, ही इज इन पोजेशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। ओनर की कंसेंट से या तो गुड्स इसके पास में पड़े, मर्केंटाइल एजेंट के पास में उन गुड्स के कागज, दोनों में से कोई भी उसके पास में पड़े हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब सर he must be expressly authorized by the owner to sell the goods। ओनर ने उसको राइट दिया है गुड्स सेल करने का। तीसरी बात, बायर गुड फेथ में एक्ट कर रहा है। बायर बायर को तो यही लगता है मर्केंटाइल एजेंट बिल्कुल सही तरीके से गुड्स बेच रहा है। ठीक है, और बायर को कोई नोटिस नहीं है दैट सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स एंड द सेल इज मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये 5 चीजें इसमें, ये पार्ट ए है। पार्ट बी में आपको बताऊंगा और इस पे क्वेश्चंस बताऊंगा कैसे आते हैं। कि सर ये चारों पांचों चीजें यदि हैं तो समझो कि सर मर्केंटाइल एजेंट ने जो मिस्टर बायर को माल बेचा है प्रिंसिपल या सेलर के बिहाफ पे, वो बिल्कुल सही होगा। अब बात समझना इसमें कि सर कई बार सेलर बोलता है मर्केंटाइल एजेंट को कि आपको ये माल मेरे बिहाफ पे बेच के आना है, 5 लाख से कम में नहीं बेचना है। 5 लाख से कम में नहीं बेचना है, इसके पास में गुड्स या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हैं। ये यहाँ पर 5 लाख में बेच दे मर्केंटाइल एजेंट इस गुड्स को, तब तो बिल्कुल सही कहे। 6 लाख में बेच दे, 7 लाख में बेच दे, तो भी सही है। लेकिन यदि इस मर्केंटाइल एजेंट ने ये गुड्स 4 लाख रुपए में बेच दिया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा है सेलिंग और बाय, मतलब इसके और इसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, क्या वो बिल्कुल राइट होगा या रॉन्ग होगा? कि सर वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही होगा। मिस्टर बी ने यदि माल को गुड फेथ में खरीदा है, उनको उनको तो यही लगेगा ना यार, इसको पूरी अथॉरिटी है या और माल बेचने की। उसको थोड़ी पता है कि ऐसी कैपिंग लगा दी है कि 5 लाख से कम में माल बेचना नहीं है। तो मिस्टर बी जो है, वो यदि माल एकदम गुड फेथ में खरीदते हैं, गुड्स या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स को देख के खरीदते हैं,
इसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये माल बेचा इनको, तो सर वो 4 लाख में भी बेचा हुआ बायर बिल्कुल उसका वैलिड ओनर हो जाएगा। सेलर मना नहीं कर सकता, गुड्स वापस नहीं मांग सकता। तो सर सेलर के पास में क्या राइट है कि सर सेलर है ना जो 1 लाख का नुकसान है इससे वसूलेगा, ठीक है। और वो भी तब तक वसूल पाएगा जब तक ये मेजर है। यदि माइनर एजेंट अपॉइंट कर दिया ना तब तो भूल जाओ, तब तुम उससे भी वसूल नहीं पाओगे। ये अपन ने पढ़ा था। अब समझने की बात है कि सर मर्केंटाइल एजेंट खुद ओनर होता है क्या गुड्स का कि नहीं सर, लेकिन फिर भी वो अच्छा टाइटल देता है या नहीं देता है बायर को? यस सर। ये तो हो गया पहला। मर्केंटाइल एजेंट अच्छा टाइटल देता है बायर को या नहीं देता है? बिल्कुल देता है सर, प्रोवाइडेड वो 1 2 3 4 चीजें जो भी है वो पूरी हो रही हो। ये तो हो गया एक चीज। दूसरा चीज सर एग्जाम्पल देखो, प्रिंसिपल या सेलर ने बायर को, प्रिंसिपल या सेलर ने बायर को, बायर नहीं सॉरी, जो मर्केंटाइल एजेंट है उसको ये बोला मार्केट में बस इस गुड्स को ले जाओ और इन गुड्स का की कीमत पता करके आओ, इन गुड्स की कीमत पता करके आओ, बेचने के लिए नहीं। लेकिन ये मर्केंटाइल एजेंट जाता है, गुड्स उसके पास में, यस सर मर्केंटाइल एजेंट है, यस सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के जैसे ही वो यहाँ पर जा रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है, यस सर बायर गुड फेथ में उससे माल खरीद लिया, बायर ने गुड फेथ में खरीद लिया, ठीक है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा? यस सर बिल्कुल होगा। ध्यान रखना ऐसे दोनों पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो पहला बताया और जो दूसरा बताया, दोनों पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, बायर ने उस सेलर ने उसे बेचने की अनुमति नहीं दी थी तो भी उसने आगे ले जाके बेच दिया, तो अब मर्केंटाइल एजेंट है, यस सर। गुड्स या टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स के पोजीशन में, यस सर। बायर ने गुड फेथ में खरीदा है, यस सर, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है, यस सर। तो सर भले ही सेलर ने उसे बेचने की अनुमति नहीं दी, बायर को अच्छा टाइटल मिलेगा। तो पहला एक्सेप्शन कि a person cannot pass a better title to another person than what he himself has का पहला एक्सेप्शन दैट मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा बेचा गया, प्रोवाइडेड ये कुछ बातें हो। सेकंड, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। अब एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पर मंशा है, ईशा है और खनक है, ये तीनों ने मिलके एक कार खरीदी, ठीक है। तीनों ने मिलके कार खरीदी, तो सर ये तीनों क्या हो गए रे? उसके जॉइंट ओनर्स हो गए या नहीं हो गए? यस सर, ये तीनों उसके जॉइंट ओनर्स हो गए। जॉइंट ओनर्स हो गए तो अब वो कार पार्किंग, मंशा के घर पे जगह नहीं थी, खनक के घर पे जगह नहीं थी, शेट्टी के घर पे जगह थी, तो तीनों ने को वो कहते हैं ना अपनी कंबाइंड हाथ से इसके घर पे अपनी कार पार्क कर दी। यानी कि ईशा शेट्टी इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, ईशा शेट्टी इज इन पोजेशन ऑफ गुड्स विद द कंसेंट ऑफ रिमेनिंग जॉइंट ओनर्स, विद द कंसेंट ऑफ रिमेनिंग जॉइंट ओनर्स। अब ईशा शेट्टी ने ये कार क्या किया, एक दिन ईशा बांगड़ को बेच दी, ठीक है। ईशा बांगड़ को ने तो गुड फेथ में खरीदी, इसको थोड़ी पता था कि पीछे तीन तीन को ओनर्स हैं, इसको तो लगा शेट्टी ओनर है, ठीक है। तो इसने गुड फेथ में खरीदी। नंबर वन, सबसे पहली बात जॉइंट ओनर्स हैं। नंबर टू, एक जॉइंट ओनर के पास में वो माल विद द कंसेंट ऑफ रिमेनिंग जॉइंट ओनर्स पड़ा हुआ है। तीसरी बात, बायर ने वो माल गुड फेथ में लिया है, बायर ने वो माल गुड फेथ में खरीदा है, उसको नहीं पता था पीछे ऐसा है। तो क्या ये सेल सही है? सर ये सेल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। A person cannot pass a better title to another person to than what he himself has का सेकंड एक्सेप्शन, इसको अच्छा टाइटल मिल जाएगा। अब ये बाकी के ये जो तीनों पार्टनर है ना, पार्टनर बोले तो जॉइंट ओनर्स, ये अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते रहेंगे, लेकिन इसको नहीं छेड़ सकते। अब इसकी कार, इसने जो कार खरीदी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? क्या क्या जरूरी बातें हैं? सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, को ओनर कैन पास अ गुड टाइटल इन फॉलोइंग केसेस। सोल पोजेशन में विद द परमिशन ऑफ अदर को ओनर्स, बायर ने गुड फेथ में माल खरीदा है, बायर को कोई नोटिस नहीं है कि सेलर एक्चुअल में पूरा मालिक नहीं है। तो ये तीनों बातें हैं, तो फिर वो अच्छी सेल है, बेटर टाइटल पास हो जाएगा देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज सेड। थर्ड एक्सेप्शन, बोलो रे समझ आ गए दोनों पॉइंट्स? ये एक्सेप्शन बहुत, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? अपनी शेट्टी जो है डॉन है, तो शेट्टी डॉन ने क्या किया, एक दिन मिस्टर एक्स सड़क से जा रहे थे, सड़क से उनकी गुद्दी पकड़ ली, पीछे से गर्दन पकड़ ली, 2 थप्पड़ लगाए, बोला तेरी जमीन मेरे नाम कर चल और ये पकड़ पैसे,
तो सर इसने क्या किया, अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इसने ये चीज हासिल करी है। क्यों? क्योंकि सर ये कोर्जन के थ्रू बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल है। अब ये कोर्ट में पहुंच के इसको कैंसिल करा है, इस कॉन्ट्रैक्ट को, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाके कैंसिल कराना पड़ता है ना। यस सर। उससे पहले ईशा शेट्टी ने क्या किया, मिस्टर वाई को ये माल बेच दिया, वो जमीन बेच दी, सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ठीक है। जरूरी बातें क्या है, सबसे पहला कि सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन के, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से वो प्रॉपर्टी हासिल हुई है। नंबर टू, सर वो कोर्ट में जाके कैंसिल हुई है, उससे पहले वो प्रॉपर्टी एलियनेट कर दी गई है। एलियनेट मतलब फर्दर किसी को गई है, मिस्टर वाई को बेच दी गई है। जो नया बायर है मिस्टर वाई, उसने गुड फेथ में खरीदी है। नए बायर मिस्टर वाई ने गुड फेथ में ये चीज खरीदी है। उसको नहीं पता था कि अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो तो जस्ट ये कॉन्ट्रैक्ट देखेगा ना, हाँ इसने जमीन बेची, इसने पैसे दिए, इसको मिले हुए, ये आगे बेचना चाहता है, तो उसने तो गुड फेथ में खरीदी है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आई हुई है, कैंसिल होने से पहले एलियनेट कर दी ईशा शेट्टी ने, और मिस्टर वाई ने गुड फेथ में खरीदी हुई है। ठीक है। तो फिर ये वाई विल गेट अ बेटर टाइटल देन व्हाट ईशा शेट्टी इज हैविंग, नंबर वन। नंबर टू, कि सर यदि ईशा शेट्टी की दोस्त है मिस वाई, दोनों ने, शेट्टी ने लॉ पढ़ा हुआ है मोदी सर से, शेट्टी ने कहा यार मोदी सर ने लॉ तो अच्छा पढ़ा है यार, गुंडागर्दी करने के बहुत काम आ रहा है, ठीक है, तो पैसा बनाने के काम आ रहा है, तो मिस्टर एक्स से थप्पड़ लगा के ले ली। और मिस्टर वाई जो इनकी मित्र थी, बोली देख कानून ये होता है कि गुड फेथ में तेरे को खरीदना है, तू मेरे से साठगांठ कर ले यार, ठीक है, अपन यही बता देंगे तूने गुड फेथ में खरीदा है, लेकिन ये एक्चुअल में इसकी फ्रेंड है, ये इस प्रॉपर्टी को इसलिए एलियनेट कर रही है, बता रही है, ताकि ये केस भी ठोके उस कॉन्ट्रैक्ट को, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराने का, तो भी कोई फर्क नहीं पड़े। तो एक्चुअल में यहाँ पर गुड फेथ में चीजें नहीं खरीदी बेची जा रही हैं। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्स कैंसिल, यदि एक्स साथ में ये भी प्रूव कर दे, पहला तो कि इसने मेरे साथ में गड़बड़ करी है, दूसरा कि ये गुड फेथ में नहीं है, ये इसके दोस्त हैं, ये गुड फेथ में नहीं है, ये इसके दोस्त हैं, इन्होंने मिल के साठगांठ से करी है, तो ये बेटर टाइटल पास नहीं होगा। ठीक है। तो the seller must have obtained the possession under a voidable contract, the goods must have been sold before the contract is rescinded, कोर्ट में जाके कैंसिल करा रहे हो, buyer must actually have bought the goods in good faith, buyer has no notice of the fact that the seller's title is defective। यदि ये चार बातें हो जाती है, तो ईशा शेट्टी जो है, उसने यदि मिस वाई को अच्छा टाइटल पास किया है, than what she himself has. I hope this point is clear. Point number 4, sale by a seller who has already sold the goods but is still in possession of them। ये बहुत ही वाहियात पॉइंट है, पर अब है तो मैं क्या करूं, कानून मैंने नहीं बनाया है। ठीक है। तुम लोग पॉलिसी मेकर्स, यदि तुम में से कोई अपने कैरियर में पॉलिसी मेकिंग डेस्क पे पहुंच जाए, पॉलिसी मेकर्स, लॉ मेकर्स होते हैं, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट सरकारी नौकरी करते हैं और ऐसी ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर लॉ मेकिंग की जरूरत पड़ती है। तुम लोग यदि लॉ मेकिंग की जगह पहुंचो, तो ऐसे फर्जी नियमों को फिल्टर करने की कोशिश करना। ठीक है। अपने कैरियर में आप, यू डोंट नो वेयर यू विल अल्टीमेटली सेटल डाउन। ठीक है। तो आइए, सेल बाय अ सेलर हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट इज इन पोजेशन ऑफ देम। अपनी डॉन को वापस ले आते हैं। ईशा शेट्टी है, ठीक है, इसने एक शोरूम लगा के रखा है, किस चीज का, ऑफिस फर्नीचर का। ठीक है। शेट्टी हंसने लग गई यार, अब शेट्टी क्या करें हम, शेट्टी नाम से ही हमको डॉन याद आने लग जाता है। ठीक है। तो शेट्टी ने ऑफिस फर्नीचर को का एक शोरूम लगा के रखा है। अब जब ऑफिस फर्नीचर का शोरूम लगा रखा है, एक दिन मंशा मैडम इनके पास में पहुंची। मंशा इज दी बायर। ठीक है। मंशा मैडम को एक टेबल पसंद आई और एक चेयर का सेट पसंद आया। ये इसने, मंशा ने इससे खरीदा। बोला कि सर, मैम आप कल इसको टैक्सी में पहुंचा देना मेरे यहाँ पर, टैक्सी बोल तो लोडिंग टैक्सी में भर के पहुंचा देना। ठीक है साहब, हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अभी सडनली क्या है, झील मैडम भी यहाँ पर पहुंची। झील मैडम को भी यही टेबल और चेयर का सेट पसंद आया। झील मैडम को तो थोड़ी पता है कि है ना, ये टेबल चेयर का सेट पहले ही बिक चुका है, ये बात तो शेट्टी को पता है, जो ओनर है उसको पता है। ठीक है। झील ने ये सेलेक्ट किया, सर मुझे ये वाली चाहिए, हाँ हाँ मैडम ले जाइए ले जाइए। यानी कि उसी बिकी हुई चीज को, जिसके शी इज स्टिल इन, द सेलर इज स्टिल इन पोजेशन ऑफ द गुड्स व्हिच हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड, उसको दोबारा बेच दिया। तो सर कानून ने नियम क्या बनाया है, न्यू बायर जो है,
न्यू बायर जो है उसका बेटर टाइटल होगा। ठीक है, तो सर ये क्या करेगा? हाँ सर, ये इस पे केस ठोक सकती है, डैमेजेस वसूल सकती है, जो करना है करे, लेकिन कानून ये बोलता है कि सर नए बायर का उस पर अधिकार ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब लॉजिक्स में मत घुसना। ठीक है, अब देखो समझने की बात है, ईशा शेट्टी ने सबसे पहले इस चीज की ओनरशिप इधर ट्रांसफर कर दी थी, तो अब शी इज नो मोर दी ओनर। देन ऑल्सो शी सेल्स इट टू दिस, देन ऑल्सो शी सेल्स द ऑलरेडी सोल्ड थिंग टू झील टू द न्यू बायर। सो जब इसके पास अब ओनरशिप है ही नहीं, तो कैसे बेटर टाइटल पास करेगी ओनर वाला? सर लॉ बोलता है कर सकती है, और उसको अच्छा टाइटल मिलेगा देन व्हाट शी इज हैविंग। ठीक है, तो अब हाँ ये इस पे भी केस करेगी, पर खुद लॉ बोल रहा है ना कि इसका टाइटल अच्छा है। ठीक है, सेल बाय सेलर who has already sold the goods but is still in possession of them when a, देखो ये सब बातें कि सर जरूरी बातें क्या क्या है? द गुड्स मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ सेलर आफ्टर सेल। शेट्टी ने वो माल पहले बेच दिया, उसके बावजूद भी पोजेशन अभी उसके पास पड़ा हुआ है। द न्यू बायर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ। झील को पता ही नहीं था कि है ना ऐसा कुछ पीछे कहानी हो चुकी, नहीं तो वो पचड़े में पड़ती क्यों? उसने तो गुड फेथ में बात वो माल खरीदा। द न्यू बायर हैज नो नोटिस ऑफ प्रीवियस सेल। तो फिर अब वो अब person can pass a better title than what he himself has का exception. Point number 5, sale by buyer in possession before the property in goods has vested in him. Sale by a buyer in possession before the property in goods has vested in him. देखो अब क्या हो रहा है समझना, ये सेलर है, ये बायर है। सेलर ने बायर को अभी तक ओनरशिप नहीं दी है बेटा, सेलर ने बायर को ओनरशिप नहीं दी है, लेकिन उस या तो माल का पोजेशन दे दिया है, या फिर उस माल के डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल का पोजेशन दे दिया है, पेपर्स का पोजेशन दे दिया है। ठीक है, ओनरशिप दी नहीं है, या तो माल का पोजेशन दे दिया है या फिर डॉक्यूमेंट। तो द बायर इज इन पोजेशन ऑफ आइदर द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। इसने क्या किया अभी आगे यहाँ पर, ये माल बायर नंबर 2 को या तो ये चीज दिखा के या फिर ये चीज दिखा के बेच दिया, या तो ये चीज दिखा के या फिर ये चीज दिखा के बेच दिया है। तो फिर तो फिर ये जो, एंड ही इज एक्टिंग इन गुड फेथ, ही इज एक्टिंग इन गुड फेथ, उसको नहीं पता है कि पीछे ऐसा कुछ नहीं है। भाई मेरे सामने कोई चीज आएगी, कोई आदमी आएगा जो कहेगा ये पड़ा मेरा माल, या फिर ये देखो ये टाइटल है उसके डॉक्यूमेंट्स के, आप खरीदना चाहो खरीद लो, मुझे थोड़ी पता है पीछे कोई ऐसा सीन चल रहा है। तो बायर जो है गुड फेथ में खरीदा। तो फिर अब क्या होगा? इसको बेटर टाइटल मिलेगा, जो इसके खुद के पास में नहीं है उससे बेटर टाइटल मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ और बातें जानने की है, आओ देखते हैं। सर, buyer must be in possession of goods or document of title to goods with the consent of the original seller and must have bought or agreed to buy the goods। यानी कि सेल या एग्रीमेंट टू सेल की बात हुई है उस सेलर और बायर के बीच में। नेक्स्ट, बायर मस्ट हैव बॉट द गुड्स इन गुड फेथ। जो नया बायर है उसने गुड फेथ में माल खरीदा है। द न्यू बायर मस्ट हैव नो नोटिस ऑफ लियन और अदर राइट ऑफ ओरिजिनल सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स। लियन और अदर राइट ऑफ द सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट, तो सर इसको मिलेगा। इसमें कहीं ना कहीं अपन आगे जाके या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या उसमें पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ेंगे, एक अपोजिट सिचुएशन आएगी, मैं उसी समय बताऊंगा आपको कि सेलर ने बायर को मात्र ये कह के बेचा है कि सर मैं ओनरशिप नहीं दे रहा हूं, मैं आपको माल दे रहा हूं बस। ठीक है, और आगे उसने इसने इसने नए पर्सन को भेज दिया। एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन और आएगी, जब आएगी क्वेश्चन में आएगी तब मैं उसी समय उसको हैंडल करूंगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान दिलाना कि सर इससे रिलेटेड है, एक पॉइंट बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ईस्टॉपल। इफेक्ट ऑफ ईस्टॉपल देखो, हाँ वो कंडीशन ये थी सेलर ने, अभी जो मैंने ऊपर पॉइंट आपको पढ़ाया ना, उसमें सेलर ने बायर को ओनरशिप नहीं दी है, लेकिन उसने क्या दिया है? या तो माल दे दिया है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया है। ठीक है, वो कागज दे दिए और इसने आगे बेच दिया, इसने गुड फेथ में खरीद लिया न्यू बायर ने, तो सर अब ये वैलिड सेल है। ठीक है, इस ही विल गेट अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ।
लेकिन सर ध्यान रखना, एक एक्सेप्शनल सिचुएशन जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एक होती है सेल ऑन कैश ऑब्लिक रिटर्न बेसिस। इसमें क्या होता है, अपन ने कल एक चीज पढ़ी थी ना, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, वैसी एक होती है सेल ऑन कैश ओनली और रिटर्न बेसिस। इसमें क्या होता है कि सर मैं आपको माल दे रहा हूं, उसकी ओनरशिप नहीं दे रहा हूं, ठीक है, और स्पेसिफिकली यहां पर मैंने कम्युनिकेट भी कर दिया, गुड्स दिया है मैंने, लेकिन मैं उसकी ओनरशिप आपको तब तक नहीं दूंगा, लिख के दी मतलब इसको बोल के दिया, मैं इसकी ओनरशिप आपको तब तक नहीं दूंगा जब तक कि मुझे पेमेंट नहीं हो जाता, जब तक कि मुझे पेमेंट नहीं हो जाता तब तक ओनरशिप नहीं दूंगा, ऐसा बोल के दिया है। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। और फिर इसने आगे नए बायर को माल दिखा के माल बेच दिया, ठीक है, तो क्या अब ये जो इसने इसको सेल किया है ये वैलिड है? सर ये थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि इसने इसने माल की ओनरशिप नहीं दी, माल का पोजेशन दे दिया, ठीक है, लेकिन ये कहते हुए दिया कि जब तक कैश नहीं मिलेगा, इसका पेमेंट नहीं होगा, ओनरशिप आपको नहीं है। तो भले ही इसने आगे बेच दी, इसने गुड फेथ में खरीदी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या ये जाके इससे अपना माल वापस ला सकता है? सर ला सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेल ऑन कैश और रिटर्न बेसिस है, जब तक माल नहीं होगा, तब जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक माल की ओनरशिप नहीं होगी। यदि ऐसा एक क्लॉज के साथ में दिया है तो भले ही गुड्स दिखा के बेचा, सर वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन यदि ऐसे भेज दिया कि सर माल की ओनरशिप नहीं दे रहा हूं, लेकिन गुड्स और या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे रहा हूं, ठीक है, वो दिखा के इसने आगे बेच दिया मिस्टर सी को, तो सर, और इसने गुड फेथ में खरीद लिया, तो क्या होगा? अब ये माल इससे वापस ले पाएगा? नहीं सर, नहीं ले पाएगा, इससे माल नहीं ले पाएगा। उस केस में मान लिया जाएगा कि इसने पहले यहां से ओनरशिप ली है, उसके बाद में इसको दी है, तो अब ये पेमेंट के लिए यहाँ पर लायबल होगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सेल बाय एन अनपेड सेलर। सर देखो क्या होता है, सेलर ने बायर को माल जो है उसकी ओनरशिप दे दी, मान लो, लेकिन सेलर जो है अनपेड सेलर है, उसको अभी तक पैसा नहीं मिला है, या पूरा पैसा नहीं मिला है, या चेक मिला था जो बाउंस हो गया है, वो सब अनपेड सेलर की डेफिनेशन में आ जाता है। सर मान लो सेलर ने राइट ऑफ लिएन एक्सरसाइज किया हुआ था, यानी कि माल अभी तक सेलर के पास में ही पड़ा हुआ है, या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया था, जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया था, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया था, माल अभी तक सेलर के पास में पड़ा हुआ है, वापस ले लिया इसने माल रस्ते से बुला के। या फिर कुछ ऐसा हो गया है कि सर इसने क्रेडिट पीरियड पे माल बेचा था, वो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, लेकिन माल अभी तक यहीं पर पड़ा हुआ है, कुछ भी हो गया, तो सर ये अनपेड सेलर है। अनपेड सेलर है, अनपेड सेलर जो है वो सर अपने माल, उसने भले ही अनपेड सेलर ने पुराने बायर को ओनरशिप दे दी, सर भले ही अनपेड सेलर ने पुराने बायर को ओनरशिप दे दी, लेकिन इसने पेमेंट नहीं किया, तो ये अनपेड सेलर है। अनपेड सेलर थोड़े टाइम बाद इसको माल को वापस अपना पैसा खड़ा करने को बेच सकता है। ही इज नो मोर दी ओनर, ओनर तो ये बन गया, लेकिन ये बेच सकता है न्यू बायर को, न्यू बायर को ये माल बेच सकता है, और इसको बेटर टाइटल मिलेगा जो इससे इसके पास था उससे बेटर। ओनरशिप तो अब है नहीं, तो भी ये नया बायर ओनर बन जाएगा, ठीक है। तो सर अनपेड सेलर जिसने राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया है, वो उन्हें रीसेल कर सकता है, ये उसका वन ऑफ द राइट्स है। सेकंड बायर विल एक्वायर गुड टाइटल टू गुड्स अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर के अगेंस्ट भी, और जो खुद अनपेड सेलर के के पास में ओनरशिप नहीं बची थी, तो भी ये इसको बेटर टाइटल दे सकता है। और लास्ट वाला है सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द अदर एक्ट्स, कि सर कई बार दूसरे एक्ट्स में भी कई जनों को माल बेचने का एक वो दिया जाता है, सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द अदर एक्ट। नंबर वन, sale by official receiver or liquidator of the company will give the purchaser a valid title. Sale by official receiver or liquidator of the company will give the purchaser a valid title. Sir, कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो रही है, खत्म हो रही है, तो ऑफिशियल, या फिर वो क्या कहते हैं इंसॉल्वेंट हो गए, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर या ऑफिशियल रिसीवर ने इसकी सारी संपत्ति अपने पास में ले ली, ये आगे बेच रहा है, तो भले ही ये खुद ओनर नहीं है, ये आगे बेटर टाइटल पास कर सकता है, जो इसके पास है उससे, इसके खुद के पास है उससे बेटर टाइटल पास कर सकता है, ओनरशिप का टाइटल पास कर सकता है, ठीक है। ये हो गया पहला। नेक्स्ट,
द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कैन ऑल्सो सेल देम अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सर अपन ने पढ़ा है ना, फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यस। तो फाइंडर ऑफ गुड्स प्लस बेलमेंट और प्लेज में भी पढ़ा है अपन ने, ठीक है, बेलमेंट में भी पढ़ा है। फाइंडर ऑफ गुड्स बेलर बेली रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फाइंडर ऑफ गुड्स और उसका ओरिजिनल ओनर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कारण, ठीक है। तो ये फाइंडर ऑफ गुड्स जो है, ये माल को अंडर हर सर्कमस्टांसेस में नहीं बेच सकता, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ही बेच सकता है। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में बेच सकता है? सबसे पहली सर्कमस्टांस खनक बताएगी, खनक। फाइंडर ऑफ गुड्स कब माल को बेच सकता है बेटा? जब उसने कॉस्ट ज्यादा लगा लिया ढूंढने पे, ओरिजिनल कॉस्ट जो माल का है उससे ज्यादा कॉस्ट का उसने सर्चिंग और इस पे यूज कर दिया। वो कितना है उसको तू एक्सप्रेस कैसे करेगी बेटा अपने पेपर में? एग्जामिनेशन पेपर में इसकी लैंग्वेज बनानी हो तो कैसे लिखेगी? मोर देन टू थर्ड देन द। सही है, घबरा मत, बोल। मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ बस यही रहा तो है। बात है। when the expenditure when the expenditure done by the finder of goods is more than 2/3 of the market value of the goods, ठीक है, तो फिर अब वो उस माल को बेच सकता है बिना किसी की परमिशन के, अदरवाइज कोई राइट नहीं है उसको बेचने का, ठीक है। मालिक को ढूंढने में उस माल को, मान लो गाय रास्ते में मिल गई, उस गाय को चारा पानी डालना पड़ता है, डॉक्टरी इलाज कराना पड़ता है। तो व्हेन दिस एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन 2/3, तो सर अपना वो माल बेच सकता है, अपना खर्चा वसूल कर सकता है, और बाकी का किसको देना रहेगा? उसको माल के ओरिजिनल ओनर को, जब भी वो मिल जाए तब उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू सिचुएशन, झील किस समय बेच सकता है ये? अगर पेरिशेबल नेचर का है वो if the goods are of perishable nature, if the goods are perishable in nature, तो फिर सर जल्दी से जल्दी बेचो, लॉस को कम करो, कम से कम करो, करने की कोशिश करो। रास्ते से जा रही थी, सड़क पे टोकरा पड़ा हुआ मिला फ्रूट्स का, तो पेरिशेबल इन नेचर है, उठा लिया, तो जल्दी जल्दी बेच के पैसे इकट्ठा करो, तब आपको परमिशन मिल जाएगी। तो फाइंडर ऑफ गुड्स खुद के पास में ओनरशिप नहीं है, लेकिन आगे जो भी उससे खरीद रहा है अंडर दीज टू सर्कमस्टांसेस उसको अच्छी ओनरशिप देता है। मंशा बोल बेटा। सर अगर ट्रू ओनर नहीं मिलता तो भी बेच सकता हूँ। तो ट्रू ओनर को थोड़ी ना बेचने की बात कर रहे हैं यार, हम तो किसी भी XYZ नए बंदे को बेचने की बात कर रहे हैं। हाँ ट्रू ओनर को तो हम रिटर्न करेंगे बेटा, ट्रू ओनर से, हाँ, वही मतलब रिटर्न। है ना। 500 रुपए का मेरा खर्चा हुआ है, तो देने से पहले मैं इस 500 रुपए के लिए अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता हूँ, राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर, 500 रुपए दे फिर दूंगा गुड्स, बेच ना सकता हूँ। हाँ बेच तभी सकता हूँ जब 2/3 ऑफ द वैल्यू के बरोबर, मान लो उस गुड्स की मार्केट वैल्यू 750 थी, यदि मैंने उस गुड्स के ऊपर 500 रुपए खर्च कर दिया, यानी 2/3 ऑफ द वैल्यू के बरोबर खर्च कर दिया, अब मैं बेच सकता हूँ। यदि मैंने 400 रुपए उस गुड्स की मेंटेनेंस वगैरह पे खर्च किए होते, तो 2/3 ऑफ द वैल्यू के बरोबर नहीं है, तब नहीं बेच सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ सेल बाय अ पावनी कैन कन्वे अ गुड टाइटल टू द बायर। मान लो मंशा को किसी थोड़े बहुत पैसे की जरूरत थी, इसने कहा यार ये मेरे सामान, मेरे काम इतना ज्यादा नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, उसको गुड्स को गिरवी रखवा देती हूँ। तो मनी लेंडर के पास में पैसा लिया, गुड्स को गिरवी रखाया, ठीक है। अब ये पैसा लौटाया नहीं, तो मनी लेंडर ने अपना पैसा वसूलने के लिए उन गुड्स को मिस्टर एक्स को बेच दिया। तो सेल बाय अ पावनी, ये पावनर गिरवी रखाने वाली, ये पावनी जिसके पास में गुड्स गिरवी रखाए गए हैं, जिसके पास में गुड्स गिरवी रखाए गए हैं, ये माल को बेचेंगे, ठीक है। इसने मिस्टर एक्स को बेचा, तो भले ही ये ओरिजिनल ओनर नहीं था, ही विल पास अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन। बोलो 8 पॉइंट के 3 पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। एग्जामिनेशन के लिहाज से यदि लास्ट टाइम क्वेश्चन नहीं आया है तो इसमें से आना चाहिए, शायद आ चुका होगा, बट गॉड नोस, मैं एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। पर अपने आए नहीं आए अपन तो इसको कर लेंगे, ठीक है भाई। अब आता है अपना नेक्स्ट
एक तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वाला पोर्शन, अब अपना खत्म हो गया। अब अपना नेक्स्ट चालू हो रहा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज अ सेपरेट थिंग एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स इज अ सेपरेट थिंग। गुड्स ट्रांसफर कर, ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया है इस और गुड्स डिलीवर नहीं किया है, ऐसा भी हो सकता है। गुड्स डिलीवर कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, ऐसा भी हो सकता है। दोनों दे दी है, ऐसा भी हो सकता है। दोनों ही नहीं दिए, ऐसा भी हो सकता है। सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस खुले हैं। तो एक बार सेम लिंक पे रिज्वाइन करो तो इसको स्टार्ट करते हैं।